नमस्कार सभी दर्शकों का स्वागत है हमारे चैनल में। आज हमारे साथ उपस्थित है हमारे बहुत ही विशेष अतिथि ब्रिगेडियर महाजन सर, जिन्होंने 37 इयर्स जो है हमारे डिफेंस सेक्टर में, आर्मी में, पर्टिकुलरली इंडो चाइना बॉर्डर, इंडो पाकिस्तान बॉर्डर में अपना योगदान कार्य किया हुआ है। लगभग अभी 17 साल हो गए उन्होंने रिटायरमेंट लिया, लेकिन उसके बावजूद वो आज भी नेशनल सिक्योरिटी के जो इश्यूज है उसके बारे में लिखते हैं। काफी सारे न्यूज़पेपर में, सोशल मीडिया पर उनके आर्टिकल्स आते हैं। लेकिन इम्पोर्टेंट बात ये है कि उनका जो एक्सपीरियंस है पूरे जो बॉर्डर पे वो हमेशा कार्यरत है, उसका उपयोग वो आज भी जन जागृति के लिए वो लोग कर रहे हैं। तो आज हमने क्यों उनको आमंत्रित किया है, क्योंकि जिस तरह से ग्लोबल डिसऑर्डर आज हम देखते हैं आजू बाजू में, हमारे भारत के आजू बाजू में भी और पूरे वर्ल्ड में भी, तो एक बहुत बड़ा प्रश्न हमारे मन में आता है कि कैसे भारत इस परिस्थिति में आगे बढ़ेगा। और हमारे साथ कंपटीशन में हमेशा रहता है, वो है चाइना। तो आज इसी के ऊपर हम बातचीत करेंगे सर के साथ। सर, बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि आप हमारे साथ जुड़े, और आपका हम स्वागत करते हैं सर। धन्यवाद और नमस्कार। सर, जैसे कि हम सब जानते हैं कि टैरिफ टैरिफ जो चल रहा है, टैरिफ वॉर चल रहा है, इसकी वजह से काफी सारे देश जो है वो परेशान है। लेकिन हमारा जो सबसे बड़ा जो कॉम्पिटिटर है वो है चाइना। तो आप जैसे बताते हैं, आपने जो बुक लिखा है ऑपरेशन सिंदूर, उसमें भी आपने डिस्कशन किया है इस बारे में कि चाइना किस तरह से आर्थिक युद्ध को बढ़ा रहा है हमारे साथ, और आप उसको कैसे परिभाषित करेंगे सर? देखिए, पहले ये समझ में आना चाहिए, आर्थिक युद्ध ये बाय इटसेल्फ नहीं होता। ये एक ऑल आउट जो युद्ध चाइना हमारे खिलाफ लड़ रहा है, पूरी दुनिया के खिलाफ लड़ रहा है, उसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अभी इस युद्ध को हम मल्टी डोमेन वॉर इस नाम से पुकारते हैं, यानी कि बहुआयामी युद्ध। अलग-अलग प्रकार से आप युद्ध करते हैं। पहले ये समझ में आना चाहिए कि कोई भी 2 देश है, तो वो युद्ध क्यों करते हैं? वो युद्ध इसलिए करते हैं कि वो चाहते हैं कि जो देश जीतेगा, वो चाहता है कि जो हारा हुआ देश है उनका कहना माने, उनका आर्थिक गुलाम बने, वो जो कहते हैं उनकी पॉलिटिकल पॉलिसीज उसके प्रकार हो, वगैरह वगैरह। लेकिन पहले युद्ध जो होता था और अभी जो युद्ध हो रहा है, इसमें बहुत अंतर हुआ है। द नेचर ऑफ वॉरफेयर इज चेंजिंग। अगर शॉर्ट में अगर हम इंडिया कॉन्टेक्स्ट ले, तो आपको समझ में आ जाएगा। 47 में हमारा देश स्वतंत्र हुआ और उसके बाद हमने किस प्रकार के युद्ध लड़े। तो 47-48 का युद्ध था, एक पारंपरिक युद्ध था पाकिस्तान के साथ। 1962 का युद्ध था चाइना के साथ। उसके बाद 1965 का युद्ध पाकिस्तान के साथ था। 1971 का युद्ध ये पाकिस्तान के साथ था, जिसमें पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए। तो ये सब कन्वेंशनल वॉर्स थे, जब हमारे आर्मी ने पाकिस्तान के आर्मी के साथ या चाइना के आर्मी के साथ लड़ाई की। लेकिन यस। 71 के बाद जब पाकिस्तान को पता लगा कि वो भारत के साथ पारंपरिक युद्ध करके जीत नहीं सकता है, कश्मीर नहीं ले सकता है, तो उन्होंने एक अपारंपरिक युद्ध शुरू किया, जिसे दहशतवाद के नाम से भी पुकारा जा सकता है। लेकिन उन्होंने उनको शॉर्ट में नाम दिया ऑपरेशन काराकोरम। तो काराकोरम के 3 हिस्से थे, 1972 के बाद शुरू हुए, तकरीबन 2014 तक शुरू थे। जिसका नाम 3 जो अलग-अलग हिस्से थे, एक था K1 यानी कि खालिस्तानी दहशतवाद, K2 यानी कि कश्मीर में होने वाला दहशतवाद, और K3 का मतलब बाकी पूरे भारत में दहशतवाद। खालिस्तानी दहशतवाद शुरू हुआ 80s में, 90s में उसकी कमर तोड़ी गई। उस पे भारतीय सेना ने बहुत काम किया, उसमें मैं भी शामिल था। उसके बाद कश्मीर का दहशतवाद जो 80s में 84 के बाद शुरू हुआ, उसके बाद आज भी चल रहा है। अगर आज हम बात कर रहे हैं तो अभी काफ़ी लो हो गया है, लेकिन दहशतवाद तो शुरू है। और बाकी के भारत का दहशतवाद जो चल रहा था, 93 में बॉम्ब ब्लास्ट शुरू हो गए, उसके बाद बहुत सारे बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे थे। लेकिन 2014 में जब मोदी सरकार मतलब सत्ता में आई, तो उसके बाद ये दहशतवाद बंद हो गया, क्योंकि पाकिस्तान को समझ में आ गया कि इसकी कीमत उन्हें
बहुत बड़ी चुकानी पड़ेगी। तो इसके बाद उन्होंने चीन के साथ मिलके जो नया युद्ध शुरू किया है, उसे हम मल्टी डोमेन वॉर बोलते हैं या बहुआयामी युद्ध बोलते हैं। तो उसका शॉर्ट में हम ये मतलब बोल सकते हैं कि अभी 24 अप्रैल को जब मैसेकर हुआ था पहलगाम के अंदर, जब हमारे पर्यटक मारे गए थे, उसके बाद जो युद्ध हुआ, ये एक उसी प्रकार का एक हिस्सा था मल्टी डोमेन वॉर, यानी कि अलग-अलग अखाड़ियों के ऊपर युद्ध। तो अभी म मल्टी मतलब जो ऑपरेशन सिंदूर में जहाँ पे हमने मिसाइल्स या ड्रोन्स का इस्तेमाल करते हुए दहशतवादी कैंप को उद्ध्वस्त किया, उसके बाद उन्होंने हमारे ऊपर हमला करने की कोशिश की, लेकिन उसे हमने पूरा नाकाम कर दिया, हमारे जो आर्मी एयर डिफेंस थी उसकी मदद से। और उसके बाद हमने फिर एक बार हमला करके उनके जो एयरफ़ील्ड्स थे उसको काफ़ी बर्बाद किया, उसके बाद सीज़ फायर हो गया। ये तो एक मीडिया पे कवर किया हुआ इतिहास है। यस। लेकिन जो किताब है ऑपरेशन सिंदूर के अंदर, तो उसमें मैंने ये बोला है कि ये मत सोचिए कि केवल ड्रोन्स का युद्ध हुआ या मिसाइल्स का युद्ध हुआ, इसमें बहुत सारे आयाम थे, जिसमें एक आयाम इसलिए कि आज का हमारा आयाम, आज हम आर्थिक युद्ध या इकोनॉमिक वॉरफेयर के ऊपर फ़ोकस कर रहे हैं, तो हम आर्थिक युद्ध की बात करेंगे ऑपरेशन सिंदूर के डायरेक्ट तुलना के अंदर। तो वहाँ पे हमने पाकिस्तान के साथ हमारा ट्रेड रोक लिया, जिससे 5,000 करोड़ का जो ट्रेड होता था, उनको जो डेली एसेंशियल्स हमारे देश से मिलते थे, वो रोके गए, जिससे उनकी कीमतें बढ़नी शुरू हो गई। फिर उसको उनकी आर्मी को काफ़ी मूवमेंट करनी पड़ी, उसके ऊपर उनका काफ़ी खर्चा हुआ, उनके शस्त्र कम थे, उनके पास एम्यूनिशन कम था, उसे तैयार करने में उनका काफ़ी सारा खर्चा हुआ। और उसके बाद उनको पता था कि अभी भारत का हमला तो होने वाला ही है, तो इसलिए उन्होंने अपने एयरफ़ोर्स को हवा में ले गए वो, ताकि हमला हो जाए, तो तुरंत उसका जवाब दे सके। और जब आप हवा में एयरक्राफ्ट को फ्लाई करते रहते हैं, तो उसका खर्चा बहुत ज़्यादा होता है। अभी-अभी बीच में ये इंडिगो की जो प्रॉब्लम हो गई थी, इंडिगो कितना फ्लाई करती है, दिन में 4 घंटे के ऊपर फ्लाई नहीं करती, 4 या 5 घंटे के ऊपर। उसके बावजूद उनका कितना नुकसान हो रहा था, अलग-अलग कारणों के कारण। तो यानी कि एयर के अंदर फ्लाई करके पेट्रोलिंग करना बहुत ही उसमें एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो जाता है। तो ये भी एक इकोनॉमिक वॉरफेयर का हिस्सा था। तो हुँ, इसमें शॉर्ट में अगर मैं चाइना को इसमें इंट्रोड्यूस करूँ, क्योंकि आज का टॉपिक हमारा चाइना के साथ है, तो चाइना ने पाकिस्तान को इस लड़ाई के अंदर बहुत सारी मदद की। मेरी किताब की जो टाइटल है, वो किताब की टाइटल है, ये युद्ध केवल पाकिस्तान के खिलाफ नहीं था, बल्कि चाइना के खिलाफ भी था, जिनकी इकोनॉमी हमारे से साढ़े 3 गुना ज़्यादा बड़ी है और टेक्नोलॉजिकली हमारे से वो कम से कम 5-10 साल आगे है, और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर तो हमारे बहुत ही आगे है। तो चाइना ने उनको सैटेलाइट से मदद की, चाइना ने उनको एम्यूनिशन दिया, चाइना ने उनको वेपन दिया। अभी जो पाकिस्तान की जो एयर चीफ है, चाइना का विमान पूरी दुनिया खरीद ले, इसलिए वो एक सेल्समैन के मुताबिक हर एक देश को विज़िट कर रहे हैं वगैरह-वगैरह। तो चाइना ने बहुत सारी मदद की, जिसमें से एक मदद थी इकोनॉमिक के तरफ से। तो जी। अभी चाइना ये जो चाइना हमारे साथ क्यों लड़ रहा है? आपने उसकी परिभाषा पूछी थी, तो सिंपल बात है, पहले युद्ध होने के बाद जो देश हार जाता था, उसे जो देश जीता है उसका कहना मानना पड़ता था। तो अभी उस प्रकार के युद्ध नहीं हो रहे, क्योंकि उसपे खर्चा काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो इकोनॉमिक वॉरफेयर मल्टी डोमेन वॉरफेयर का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है, जिसके इसके अंदर भी बहुत सारे आयाम हैं। इसीलिए कि हमारा फ़ोकस आज चाइना के ऊपर है, तो अगर आप देखेंगे तो एक सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड जो चीज़ हम शुरू कर सकते हैं कि 2025 अभी खत्म हो गया है। हुँ, 2025 के अगर हम इकोनॉमिक फिगर्स देखें, तो उसको आपको 2 चीज़ें आपके सामने आ जाती है। एक तो पूरी दुनिया के तुलना में चाइना का जो ट्रेड सरप्लस है, ये $1 ट्रिलियन से भी ज़्यादा है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा है। और दूसरा, अगर हम इंडिया सेंट्रिक देखें, तो ये समझ में आता है कि भारत से जो उनका ट्रेड सरप्लस है, ये $100 बिलियन से भी ज़्यादा है। हुँ, क अगर ट्रेड फेयर होना चाहते हो, ट्रेड का फ़ायदा दोनों देशों को इक्वल हो, अगर ये आपकी मनोकामना है,
तो इसमें इम्पोर्ट इज़ इक्वल टू एक्सपोर्ट अगर ये हो जाए, तो इसका मतलब दोनों देशों को भी फ़ायदा हो रहा है। अभी हमारा यूएसए के साथ ट्रेड सरप्लस तकरीबन 40-50 बिलियन डॉलर था, तो उसके लिए डोनाल्ड ट्रंप ने हमारे के खिलाफ टैरिफ वॉर शुरू किया है और पूरी दुनिया के साथ किया है। वो बोलते हैं कि आप केवल अमेरिका की जो मार्केट है उसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अमेरिका को आपको चीज़ें एक्सपोर्ट करने नहीं देते। उसके लिए ये टैरिफ वॉर उनका शुरू हो गया है। तो चाइना का हमारे साथ 100 बिलियन डॉलर्स इतना सरप्लस है और हम बहुत कोशिश कर रहे हैं इसे कम करने की पिछले 5-6 साल से, क्योंकि ये जो गवर्नमेंट है ये काफ़ी मतलब उनको ये सब वॉरफेयर की चीज़ें पता है और वो बिल्कुल प्रोडक्टिव लिंक्ड इंसेंटिव नाम का एक स्कीम लाके मेक इन इंडिया के अंदर या आत्मनिर्भर भारत के अंदर कम से कम जो इम्पोर्टेंट सेक्टर्स है उसके अंदर आत्मनिर्भर होना चाहते हैं। लेकिन 5-6 साल पीएलआई जैसे कोशिश करने के बावजूद भी हम उनका जो ये जो सप्लाई चेन वॉरफेयर है या इकोनॉमिक वॉरफेयर है, उसके चक्रव्यूह से नहीं निकल पाए हैं। लेकिन इसमें समझने वाली एक बात ये भी है, हम भारत का हिस्सा है, इसलिए हम भारत की बात ज़्यादा कर रहे हैं। जो हमारा हाल है, वही हाल अमेरिका का भी है चाइना के साथ, यूरोप का भी है। बल्कि अमेरिका और यूरोप चाइना के ये जो इकोनॉमिक वॉरफेयर में और या इकोनॉमिक चक्रव्यूह की मैं बात करूँगा, उसमें बहुत ज़्यादा फँसे हुए हैं। और अगर आप कंपैरेटिव मेरिट देखें कि एज़ कंपेयर टू मतलब यूएसए एज़ कंपेयर टू यूरोपियन यूनियन, भारत का परफॉर्मेंस चाइना के खिलाफ कैसे रहा है? तो उसका उत्तर है, हमने दोनों ये दोनों जो इकोनॉमिक सुपर पावर्स है, उनके तुलना में बहुत अच्छा काम किया है। बहुत अच्छा, मैं रिपीट करना चाहता हूँ। लेकिन ये बहुत अच्छा काम करने के बावजूद भी हम ट्रेड सरप्लस को कम नहीं कर पाए हैं। तो जी। इसका मतलब सिंपल है कि आपको और ही ज़्यादा बहुत अच्छा काम करना पड़ेगा, तो ही आप इस जाल से निकल सकते हैं। तो ये शॉर्ट में इकोनॉमिक वॉरफेयर है, इसके बहुत सारे अंग हैं। तो मैंने एक केवल आपको इंट्रोडक्टरी चीज़ बताई कि ये किस प्रकार से लड़ा जा रहा है। वर्षा जी। यस सर। सर मेरा एक दूसरा सवाल ये था कि शायद सभी के मन में ये डाउट रहता है कि जब मैन्युफैक्चरिंग की बात होती है तो चाइना के साथ कंपटीशन करना बहुत मुश्किल कहा जाता है। लेकिन इसमें सर भारत कहाँ खड़ा है आज? देखिए, आप सबसे पहले तो आपको समझ में आना चाहिए कि ये चाइना जो अभी मैन्युफैक्चरिंग हब बना हुआ है, पूरी दुनिया का, ये वहाँ पे नंबर 1 है और जितना मैन्युफैक्चरिंग चाइना कर रहा है, उसके आगे वाले 5-6 और जो बड़ी महाशक्तियाँ हैं, वो भी उतना मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रही है, क्योंकि चाइना ने बहुत ही मेथोडिकली अपना मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को तैयार किया है। मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, समझ लीजिए एक एग्ज़ाम्पल लीजिए मोबाइल फ़ोन का या स्मार्टफ़ोन का। अगर आप स्मार्टफ़ोन का मोबाइल अगर अगर आपने मैन्युफैक्चर करना है और दुनिया को बेचना है, तो उसके 3 या 4 लेवल के ऊपर ये मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। कोई भी फैक्ट्री जो मोबाइल बनाती है, वो मोबाइल डायरेक्टली नहीं बनाती। ये समझो एप्पल लीजिए या सैमसंग लीजिए, ये क्या करती है, एप्पल सिर्फ जो टियर 1 या टायर 1 नाम का जो मैन्युफैक्चरिंग है, वो ही करती है। यानी कि जो मेजर असेंबलीज़ जो है, वो किसी और से लेती है और उसको असेंबल करती है। अभी मोबाइल फ़ोन में मेजर असेंबली क्या है? एक तो है बैटरी, एक तो है उसका जो ग्लास होता है वगैरह। तो ये टियर 1 या टायर 1 नाम का सिस्टम वो एप्पल करती है। जो टियर 2 है, उसके अंदर ये जो बैटरी है, ये कौन बनाता है? वो भी एक कंपनी नहीं होती, वो बैटरी के जो अलग कंपोनेंट्स होते हैं, किसी और से लेते हैं, ठीक है ना? तो वो टियर 2 हो गया। और टियर 3 के अंदर उसके और जो छोटे-छोटे कंपोनेंट्स होते हैं, वो टियर 3 के अंदर चले जाते हैं। और टियर 4 में अगर ये छोटे-छोटे कंपोनेंट भी अगर आपने बनाने हैं, तो उसके लिए आपको जो रॉ मटेरियल लगता है, रेयर मिनरल्स है या कोई और मेटल है या किसी प्रकार का ग्लास है, तो ये एक रॉ मटेरियल होता है जो नेचर से आप लेते हैं। तो ये टियर 4 हो गया है। तो अगर आपने मैन्युफैक्चरिंग का सुपर पावर बनना है,
तो ये चारों जो टियर्स है, ये चारों जो स्तर है, उसके अंदर आपका वर्चस्व होना चाहिए, जो चाइना ने मेथोडिकली तैयार किया है। मतलब यह है कि रेयर अर्थ के सबसे ज़्यादा डिपॉज़िट को कौन कंट्रोल करता है? अफ्रीका में यहाँ पे चाइना। जो छोटे-छोटे कंपोनेंट जो होते हैं, उसे कौन कंट्रोल करता है? चाइना। टियर 2 में जब बड़े कंपोनेंट बनते हैं, उसको कौन कंट्रोल करता है? चाइना। और जो असेंबलिंग होता है, शायद वो एक ही हिस्सा है कि जो अभी चाइना के खिलाफ एक बैकलैश शुरू हो गया है, तो इसलिए काफ़ी सारी फैक्ट्रीज़ जो बड़ी-बड़ी है, एप्पल है वगैरह, वो दूसरे देश में शिफ्ट हो रही है, तो वो केवल असेंबलिंग नाम का जो प्रकार है, वो किसी देश में कर रहे हैं। तो अभी आपने सवाल पूछा था भारत के बारे में, तो इसमें और आज बात ये हुई है कि अमेरिका के अंदर की जो एक इकोनॉमिक महासत्ता है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ऑलमोस्ट डेड है, ऑलमोस्ट डेड। अभी यूरोप यूरोप एक बड़ा पावर हाउस होता था इकोनॉमिकली और उन्होंने पूरी दुनिया के ऊपर राज किया हुआ है। वहाँ पर भी अभी जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, वो ऑलमोस्ट डेड हुआ है। मतलब फैक्ट्री हो, वॉक्सवैगन वगैरह ये जर्मनी की, लेकिन इनका माल बनता कहाँ पर है? चाइना में बनता है। मतलब नाम केवल एक जर्मन कंपनी का है या जर्मन शिपयार्ड का है, लेकिन बनता कहाँ पर है? वो चाइना में बनता है। क्योंकि जो चाइना की जो लेबर कॉम्पिटिटिवनेस है, चाइना का जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, ये दूसरी दुनिया के तुलना में बहुत ही कम है। चाइनीज़ बहुत ही मेहनती है, उनके पास हर एक प्रकार का स्किल है, इसलिए ये सभी जो बड़े-बड़े ब्रांड है, वो अपनी सभी चीज़ें ये चाइना में मैन्युफैक्चर करना चाहते हैं। अभी हम भारत का सवाल देखें, आज हम भारत की बात कर रहे हैं, तो जब से पंतप्रधान नरेंद्र मोदी इनका सरकार 2014 में आया है, तब से उन्होंने आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया वगैरह बात शुरू कर दी है। अभी आज ऑलमोस्ट 11 साल हो गए हैं, हमने इसमें काफ़ी सारी प्रोग्रेस की हुई है। अगर अभी एक स्पेसिफिक एग्ज़ाम्पल दें कि इसलिए कि मैं एक फ़ौजी ऑफ़िसर हूँ, तो इसलिए मैं जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग है, उसका एग्जाम्पल आपको देना चाहूँगा। 2014 के पहले ऑलमोस्ट 70% जो हमारे शस्त्र थे, ये हम किसी और देश से आयात करते थे और हुँ, आज का हाल क्या है, तो ऑलमोस्ट 70 टू 80% जो शस्त्र है, वो हम हमारे देश में बना रहे हैं। केवल कुछ हाईटेक चीज़ें हैं, जैसे कि फाइटर एयरक्राफ्ट है वगैरह, वो और उसके अंदर भी कुछ उसके कंपोनेंट्स है, इंजन वगैरह, वो हमारे देश में बनाने में हमें कामयाबी नहीं मिली है। जब तक एम्यूनिशन का सवाल है, पहले ऑलमोस्ट 30-40% जो मतलब बहुत हाईटेक एम्यूनिशन थी, वो हम परदेश से लेते थे। रशिया हो या अमेरिका हो या इज़राइल हो या यूरोप हो, तो अभी ऑलमोस्ट 90% एम्यूनिशन हमारे देश के अंदर बन रही है और इतना यस, ही नहीं, तो अभी जो शस्त्र हम हमारे देश में बना रहे हैं, इसे हम दूसरी दुनिया को एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। एक तो हमारा एम्यूनिशन का एक्सपोर्ट काफ़ी अच्छा है, भारत फ़ौज करता है, हमारी गन्स का एक्सपोर्ट अच्छा है, हमारी ब्रह्मोस वगैरह जो मिसाइल्स है, इसका भी एक्सपोर्ट अच्छा है। तो डिफेंस सेक्टर में हमने प्रगति तो काफ़ी की है, हुँ, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन जी, हम 2 सीड फील्ड का एक ज़िक्र कर सकते हैं कि क्योंकि वो देश के लिए इम्पोर्टेंट है। एक तो है जैसे बोलेंगे रिन्यूएबल एनर्जी यानी कि सोलर पैनल्स बोलिए या उनके जो अलग-अलग हिस्से-पुर्ज़े होते हैं, वो बोलिए या दूसरा अब बताइए कि मतलब जिसे हम जो एक टेक्नोलॉजी है चिप उसका नाम मैं भूल रहा हूँ कि ये भारत में बनाना वगैरह। तो यस, इसके अंदर माइक्रोचिप जो भारत में बनाना चाहिए, तो ये हमने अभी शुरू किया है। टियर 2 के अंदर, टियर 3 के अंदर, लेकिन इसमें हमें अभी बहुत सारी प्रगति करनी पड़ेगी क्योंकि हम ये चीज़ें सेमीकंडक्टर का चिप वगैरह भारत में बना सकते हैं, लेकिन जो कॉस्ट एडवांटेज है, वो अभी भी चाइना हुँ, के साथ है। ऑलमोस्ट 25% टू 30% वो चीपर बना रहे हैं। तो हमें उस एफिशिएंसी के ऊपर जाना है, जो चाइना की है। अगर हमारी कीमत चाइना के मुताबिक कॉम्पिटिटिव होती है, तो ही हम वर्ल्ड का एक मैन्युफैक्चरिंग हब हुँ, बन सकते हैं। तो ये कोशिश शुरू है,
लेकिन अभी भी जो जर्नी है, ऐसा लगता है कि वहाँ तक पहुँचने के लिए हमें 5 से 10 साल ये लग सकते हैं। वर्षा जी। ये सर। सर दूसरी बात ये है सर, आपने जैसे बताया कि अभी भी हम काफी पीछे हैं चाइना से। लेकिन सर हाल के सिचुएशन में जब से ये टैरिफ वॉर शुरू हुआ है, चाइना और इंडिया कितने क्लोज आए। और हमारे प्रधानमंत्री भी अभी रिसेंटली गए थे चाइना, एससीओ समिट के टाइम पे। तो सर चाइना के साथ हम कैसे बैलेंस कर सकेंगे इस एंगल से, क्योंकि हम देख रहे हैं ना यूएस किस तरह से दादागिरी कर रहा है। तो इसके लिए भारत को क्या चाइना टारगेट कर रहा है, या चाइना उसका फायदा उठाना चाहता है? देखिए, इसके ऊपर जब मैंने मेरे किताब में लिखा था, हमारे पास 2 बहुत ही खराब ऑप्शंस थे। एक खराब ऑप्शन था अमेरिका और दूसरा उससे भी ज़्यादा खराब ऑप्शन था चाइना। अब ये हाँ। 2 ये जो सबसे बड़े बैड ऑप्शंस हैं, उसपे लेस बैड कौन-सा है, यही सवाल है। चाइना, मैं बिल्कुल क्लियर कट बोलना चाहता हूँ, 1 नंबर का बदमाश राष्ट्र है। हम कोशिश करने के बावजूद वो हमें आपके पास आने ही नहीं दे रहे हैं। बिल्कुल, ठीक है? बिल्कुल। वो बस आपको बस केवल नेगोशिएशंस के अंदर घुमाते रहते हैं, लेकिन आज बहुत सारी चीज़ें जो चाइना हमारे से ले सकता है, लेकिन वो लेना नहीं चाहते। ये क्लियर कट आपको पता होना चाहिए। आप जितना चाहे उतने बात करते हो, लेकिन वो बना नहीं देता। क्योंकि चाइना की क्लोज़ सोसाइटी है, वहाँ पे दादागिरी केवल शी जिनपिंग की चलती है। उसके तुलना में आप देखिए, अमेरिका के साथ हमारा सरप्लस था, यानी कि हुँ, अमेरिका एक एक जनरस देश देखिए कि हमारे से ज़्यादा चीज़ खरीद ही लेता है, $65 बिलियन। और अगर डोनाल्ड ट्रम्प बोलते हैं कि ये कम होना चाहिए, तो मैं तो उनको ब्लेम नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि एज़ अ कंट्री उनका कहना तो ठीक ही है ना, कि भई आप केवल हमें सामान नहीं बेच सकते, आपने हमारे से कुछ लेना भी चाहिए। लेकिन डोनाल्ड ट्रम्प ने जो तरीके इस्तेमाल किए टैरिफ वॉर के वगैरह, उनको ये समझ में नहीं आया। मतलब मैं उनको कोचिंग तो करना नहीं चाहता हूँ, अगर मैं उनकी कोचिंग कर लूँ, तो वो अच्छा प्रेसिडेंट बन सकते हैं। लेकिन बात ये है कि उन्होंने एक साथ इतनी सारी फ्रंट खोल दी कि उनको समझ में नहीं आ रहा है कि उनके शत्रु कौन है, उनके मित्र मित्र कौन है। ट्रेडिशनली यूरोप ये उनका मित्र था, अभी वो नाटो के खिलाफ चले गए हैं। हुँ, ट्रेडिशनली चाइना ये इनका एनिमी नंबर 1 था, अभी वो चाइना के साथ ना उनका अच्छा रिलेशनशिप नहीं है। जो उनके नेबर्स है, खास तो मेक्सिको है, कनाडा है, ये इनके बहुत अच्छे दोस्त थे, क्योंकि नेबर्स दोस्त तो आपके होने ही चाहिए, वो आपके अभी उनके दुश्मन बन गए हैं। तो मैं डोनाल्ड ट्रम्प का जो एक्सेंट्रिक जो पॉलिसीज़ है, उसमें ज़्यादा ये करना नहीं चाहता हूँ। लेकिन मैं ये आपको इसमें इतना ही बोलना चाहता हूँ कि उनकी एक्सेंट्रिक पॉलिसीज़ चल रही है, और 50% जो टैरिफ है, इससे हमारा थोड़ा बहुत नुकसान तो ज़रूर हो हो रहा रहा है, लेकिन उसे मैं 2 अलग चीज़ों से देखना चाहता हूँ। अगर आप मैंने अभी-अभी 2025 में भारत और अमेरिका का रिलेशंस कैसे रहा, इसके ऊपर एक आर्टिकल लिखा था, जिसमें एनालिसिस ये है कि डोनाल्ड ट्रम्प तो उल्टी-सुल्टी बात कर रहा है, लेकिन इंस्टीट्यूशनल जो रिलेशंस है अमेरिका के साथ, ये इम्प्रूव हो रहे हैं। यानी कि हमें जीई का इंजन चाहिए, हमारे जो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस है, उसको उड़ाने के लिए, वो मिल रहे हैं। जो हमें ड्रोन्स चाहिए, जो सबसे अच्छे ड्रोन्स, जो लॉन्ग रेंज, लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन्स जो है, वो अमेरिका के साथ है, वो मिल रहे हैं। इसके सिवाय एक्सरसाइज़ेज़ जो हमारी यूएसए के साथ है, वो ठीक चल रही है। यानी कि अगर ये एक आप 50% टैरिफ के पॉइंट अलग रखें, तो पॉज़िटिवली काफ़ी सारी चीज़ों के अंदर हमने प्रोग्रेस की है। अभी चाइना का एग्ज़ाम्पल लीजिए। हुँ, चाइना क्या मतलब, हमारे लिए अच्छा क्या होता कि जो चीज़ें अभी अमेरिका हमारे से नहीं ले रही है, क्योंकि 50% एक्स्ट्रा टैरिफ लगेगा, तो अमेरिकन लोग तो चीज़ लेंगे नहीं, इतना कॉस्टली चीज़ कौन लेगा? तो वो चीज़ अगर चाइना हमारे से लेता, तो हमें फ़ायदा होता। या दूसरी बात, जो हमारा इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट के बीच में जो इतना सारा फ़र्क है, वो कम करते, तो उसमें कुछ फ़ायदा होता। तो ये फ़ायदा चाइना से नहीं हो रहा है, वो बिल्कुल केस बाय केस जा रहा है। कहने का हुँ, मतलब यह है कि आप दिखाने के लिए दिखा दें कि आप दोनों जब हमारे पंतप्रधान और वो एक साथ खड़े थे, एक-दूसरे के खिलाफ बड़े प्यार से देख रहे थे, लेकिन ज़मीन के ऊपर कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। हमने एक चाइना के साथ डील करने के 2 तरीके हैं। एक हुँ, तो आप जैसे वो टफ
वो हमारे से टफ बिहेवियर कर रहे हैं, हमारा कुछ मान ही नहीं रहे हैं, वो केवल उनको जो चाहिए वही कर रहे हैं। तो क्या हम टिट फॉर टैट इस प्रकार का इस्तेमाल कर सकते हैं क्या? तो आंसर है बिल्कुल कर सकते हैं जी, ऐसी क्या बात है? आई मीन हम भी हम्म। एक बड़ा देश है, लेकिन एक सर हमारी जो एक पॉलिसी हम फॉलो कर रहे हैं कि हम जिसे हम थोड़ा-सा ग्रे ज़ोन वॉरफेयर के तौर पे बोल सकते हैं, कुछ सेक्टर में अभी भी हम मतलब जो जहाँ पे चाइना ने डंपिंग की है, चाइना ने हमारे मार्केट में बहुत ज़्यादा चीज़ भेजी हुई जैसे कि आयरन है वगैरह, तो उसके ऊपर हमने एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई है। चाइना का जो चाइना से जो चीज़ें अंदर आ रही है हमारे देश के अंदर, हम उसके ऊपर बहुत नज़र रखे हुए हैं ताकि चाइना डंपिंग करके हमारे इंडस्ट्री को बर्बाद ना करे। तो ये चल रहा है और कुछ चीज़ें ऐसे हैं कि जहाँ पे अभी अभी हमें चाइना से टियर 2 या टियर 3 का माल लेने के बिना कोई और तरीका नहीं है। एग्ज़ाम्पल है हम फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड है, यानी कि हम पूरी दुनिया को मेडिसिन सप्लाई करते हैं। लेकिन उसे जो रॉ मटेरियल लगता है, जिसे एपीआई बोलते हैं, वो तो हम चाइना से ही ले रहे हैं। मतलब अगर हम $1 की एक्सपोर्ट करते हैं, तो उसमें आधा डॉलर का सामान हमें चाइना से लेना हम्म। पड़ता है, कच्चा कच्चा माल हो या सेमी प्रोसेस्ड माल हो। मैंने आपको जो 3-4 टियर बताए थे, तो वो हम्म। चाइना से लेने पड़ते हैं। तो इसका मतलब है कि हमें ये जो टियर 2 और टियर 3 का जो माल है, वो हमारे देश में बनाना चाहिए, जो हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसमें समय लगेगा। तो हम चाइना के साथ एकदम शत्रुत्व नहीं कर रहे हैं, एकदम उनको साथ उल्टा ये भी नहीं कर रहे हैं और हमें जहाँ पे फ़ायदा है कि चाइना से माल लेने के बाद हम उसमें वैल्यू एडिशन करके दुनिया को ज़्यादा कीमत के लिए बेच सकते हैं, तो वो हम ले रहे हैं। तो जो कि एक मैं मानूँगा कि एक करेक्ट पॉलिसी भी है, क्योंकि अगर हम अचानक आप चाइना अगर 30% चीप कोई एपीआई दे रहा है, तो अगर वो उसके बदले आप किसी और से लेके जो कीमत 30% बढ़ाएगा, तो ज़ाहिर है कि हमारा जो दवाई है, उसकी भी कीमत बढ़ेगी। तो फिर ज़ाहिर है कि वो दुनिया में कॉम्पिटिटिव नहीं होगी। तो इसलिए अभी हमारे लिए और कोई चारा नहीं है, बल्कि चाइना से कच्चा माल लेने का। तो हम ये पॉलिसी इस प्रकार से फ़ॉलो कर रहे हैं कि जहाँ चाहिए, लेकिन चाइना की जो मैं बदमाशी ये शब्द फिर एक बार इस्तेमाल करता हूँ। चाइना करता क्या है कि अगर हमें चुपचाप से हमें दे दे तो बात अलग है। वो थर्ड कंट्री के थ्रू, फोर्थ कंट्री के थ्रू उल्टे-सुलटे काम करते रहता है। हम्म। यानी कि अभी चाइना के हमने कुछ प्रोडक्ट्स बैन किए हुए हैं। जैसे कि हमें टॉयज़ नहीं, टॉय यानी खिलौने जो बच्चों के होते, वो हमें नहीं चाहिए, क्योंकि हम सब चीज़ बना सकते हैं। या दूसरा लीजिए, दिवाली का सामान या दशहरा का सामान, जो त्योहार वगैरह होते हैं, या इस प्रकार का सामान, ये हमें नहीं चाहिए। क्रैकर्स यानी कि पटाखे, ये नहीं चाहिए। लेकिन चाइना क्या करता है, बदमाशी क्या करता है, मैं शब्द बदमाशी फिर बहुत ही केयरफुली यूज़ कर रहा हूँ, कि ये नेपाल के थ्रू भेजता है, ये बांग्लादेश के थ्रू भेजता है। मतलब हमारे टूरिस्ट जाते हैं नेपाल में, टूरिस्ट हमारे जाते हैं, बॉर्डर ओपन है, वहाँ से वो श्रीलंका के थ्रू भेजता है। मतलब आज अगर आप नेपाल का ट्रेड देखें, नेपाल इतनी ज़्यादा चीज़ें चाइना से इम्पोर्ट करता है कि उसमें से 50% 50% भी वो खुद नेपाल में इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो 50% जो एक्सपोर्ट चाइना से लाते हैं, वो हमारी तरफ स्मगलिंग करने के लिए। नेपाल जो काम कर रहा है, वही काम बांग्लादेश कर रहा है, वही काम श्रीलंका कर रहा है। और इसके सिवाय हम काफ़ी बार सोचते हैं कि अभी हम चाइना प्लस वन, यानी कि चाइना के सिवा, चाइना को छोड़ के हम किसी और से लें। समझ लीजिए कि साउथ ईस्ट एशिया के देश है, खास तो वियतनाम वगैरह, उनसे सामान लें। लेकिन वहाँ पे बना कौन रहा है? वहाँ पे चाइना ही बना रहा है। हमारे जो कॉमर्स मिनिस्टर थे पीयूष जी गोयल, उन्होंने जी। बोला है कि ये साउथ ईस्ट एशिया जो है, ये चाइना की बी टीम बने हुए है। यानी कि राइट। नाम क्या हो रहा है? सामान कहाँ से आ रहा है? वियतनाम से आ वियतनाम। रहा है। लेकिन बनाया किसने है? चाइना ने बनाया हुआ है। तो यानी राइट। कि कैसे जाल के अंदर फँसाया हुआ है, ये उसका एक ये एग्ज़ाम्पल है। और इतना ही नहीं, तो इसके सिवाय करते क्या है कि आज मतलब चाइना स्मगलिंग एक बात हो गई, डंपिंग दूसरी बात हो गई। तीसरी चीज़ जो बोली जाती है वो है ओवर इनवॉइसिंग। यानी कि समझ लीजिए कि एक आधा हमारा व्यापारी है, उसने 10 करोड़ का माल समझ लीजिए चाइना से लाया है। लेकिन हम्म। काफ़ी बार वो करते क्या है,
दिखाते हैं कि हमने 1 करोड़ का ही सामान इस कंटेनर में लाया है। अगर हुँ, 1 करोड़ का ही अगर आप इनवॉइस दिखाएँगे, तो आप टैक्स जो है, जीएसटी है, इम्पोर्ट ड्यूटी वगैरह है, वो किस पे लगेगा? 1 करोड़ के ऊपर लगेगा। लेकिन जो 9 करोड़ जो अंदर आया है, बिना टैक्स लगाए हुए, वो तो फ्री मतलब वो तो मतलब ज़ीरो इम्पोर्ट ड्यूटी पे अंदर आया है। तो इस प्रकार की जो बदमाशी है, हमारे काफ़ी सारे ट्रेडर्स कर रहे जी, हैं, जिससे अगर आप देखेंगे, युआन जो चाइना की करेंसी है, युआन की वैल्यू आप 2 जगह पे चेक कर सकते हैं। एक तो है युआन की जो ऑथराइज़्ड फॉरेन मार्केट है, वो कितने रुपीस के लिए मिलता है। तो जनरली जब लास्ट मैंने देखा था, 1 युआन की कीमत 7-8 या 9 रुपीस पर युआन थी ब्रॉडली। हुँ, आपको पता है ये बदली होती रहती है। लेकिन ब्लैक मार्केट में ये इसकी कीमत 12, 13, 14 मतलब रुपये इतनी है। यानी कि ब्लैक मार्केट में युआन की कीमत ज़्यादा है। अगर यस, व्हाइट मार्केट में युआन सस्ते में मिल रहा है, तो ब्लैक मार्केट में आप किस लिए जाएँगे? तो सिंपल आंसर है कि आपने जो 9 कोटि का माल जो लाया था, वो तो आप ऑथराइज़्ड फॉरेन एक्सचेंज के रूट से नहीं चाइना को पैसा दे सकते हैं। तो वो ब्लैक मार्केट से या हवाला से या क्रिप्टो करेंसी से दिया जाता है। तो ये जो बदमाशी होती है, ये भी काफ़ी चलती है। ये आपको समझ में आना चाहिए। इसके सिवाय जो चाइनीज़ कंपनीज़ आज आज इंडिया में है, अभी समझ लीजिए कि उन्होंने माल तैयार किया, समझ लीजिए 100 करोड़ का इस साल के अंदर। दिखाते हैं कि हमने 50 करोड़ का ही माल तैयार किया। तो उसका मतलब क्या हुआ कि जो टैक्सेस वगैरह जो पेमेंट करते हैं, वो 50 करोड़ पे करेंगे और बाकी के 50 करोड़ क्या है, ज़ीरो ड्यूटी के साथ वो अंदर आए हुए हैं। तो यस, अगर आप देखेंगे, आज हमारे कोर्ट्स के अंदर काफ़ी सारी चाइनीज़ कंपनी के खिलाफ ये लिटिगेशन शुरू है कि उन्होंने काफ़ी सारी टैक्स की अवॉइडेंस की है। काफ़ी सारी व्यापारी है, ये इसमें फँसे हुए हैं। लेकिन दुर्दैव की बात ये है कि ये 100% लोगों को पकड़ने में हमें कामयाबी नहीं मिली है। अगर 100% लोगों को पकड़ने में हमें कामयाबी मिलती, तो हम समझ सकते थे कि हम काफ़ी सक्सेसफुल हुए हैं। लेकिन वो हुँ, सक्सेस नहीं मिल रहा है, क्योंकि काफ़ी बार पूछा जाता है कि देश के सामने बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, तो इस प्रॉब्लम्स को हल करने के लिए तो बहुत समय लगेगा। लेकिन इस प्रॉब्लम्स को हल करने के लिए एक सिंपल बात है, हर एक व्यक्ति के दिल में देशभक्ति या यस, देश प्रेम। करना जी, क्या चाहिए, हमें सबको पता है, लेकिन हम फिर भी नहीं, काफ़ी लोग फिर भी नहीं करते, क्योंकि वो प्रॉफ़िट कमाना चाहते हैं। अगर आप हार्ड वर्क करके, मेहनत करके, रिसर्च करके प्रॉफ़िट करें, तो ठीक है। लेकिन ये बदमाशी करके जो प्रॉफ़िट लेने की जो एक हमारे जी, काफ़ी लोगों की ये शुरुआत हुई है, ये नहीं होनी चाहिए, जिससे हमारे देश का नुकसान हुँ, होता है। और इसमें एक और चीज़ मैं ऐड करना, अभी इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। आप शायद करेंसी मैनिपुलेशन नाम की एक बात है, उसके बाद सप्लाई चेन वॉरफेयर है। ये काफ़ी सारे अलग-अलग युद्ध के आयाम हैं, जो इकोनॉमिक वॉरफेयर में शामिल होते हैं। इसके बारे में भी लोगों को पता होना चाहिए। वर्षा जी। यस सर। सर, आपने सर जिस तरह से बताया कि किस तरह का एक आर्थिक युद्ध हमारा हो रहा है और सर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हम तेजी से बढ़ती हुई एक इकोनॉमी है, ये भी कहते हैं। लेकिन हमारे सामने सर आपने जैसे सविस्तर में इतना अच्छे से बताया कि कितने सारे चैलेंजेस भी है और पर्टिकुलरली चाइना के साथ। तो आने वाले दिनों में तो सर हम इंतज़ार ही करना पड़ेगा कि किस तरह से हम काउंटर अटैक चाइना के ऊपर आर्थिक दृष्टिकोण से करेंगे। तो सर हम आखिरी में यही जानना चाहेंगे कि भारत आज 10 साल के बाद अगर देखेगा तो क्या इसमें से बाहर निकल पाएगा? देखिए, अगर हम मेथोडिकली काम करते हैं, तो ज़रूर बिल्कुल ज़ाहिर है कि हम चाइना से आगे जा सकते हैं। क्योंकि हमारे पास क्या है, हमारे पास बहुत सारी मैन पावर है, स्किल्ड मैन पावर है, हमारे पास काफ़ी बड़ा एरिया है, हमारा जो खुद का मार्केट है, ये काफ़ी सारा बड़ा है। क्योंकि ऐसे होता है कि हर एक चीज़ को मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए एक इकोनॉमी ऑफ स्केल होता है, कि 100 आइटम करने से शायद आपकी कॉस्ट कम ना हो, लेकिन 1000 करें तो शायद कॉस्ट जो है वो काफ़ी कम हो सकती है। और इसके सिवाय अगर आपके पास भी अपना खुद का मार्केट है, तो बाहर के देशों को तो चीज़ें आप बेचो, लेकिन अपने देश के अंदर भी बेचने से आपकी पर आइटम जो कॉस्ट है, ये काफ़ी हुँ, कम हो सकती कम है। तो हमारे पास ये एडवांटेज ज़रूर है।
और दूसरा एडवांटेज ये है कि अभी काफ़ी सारे यूरोप के देश हैं, वो शायद मैन्युफैक्चरिंग हमारे पास कुछ हद तक शिफ्ट करना चाहते हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे कि अगर आपने चाइना के साथ कॉम्पीट करना है, तो क्या-क्या चाहिए? आपकी ज़मीन की कीमत है, चाइना से कंपेयर होनी चाहिए। आपकी जो लेबर की कॉस्ट है, हमारे स्किल्ड लेबर, सेमी स्किल्ड लेबर, अनस्किल्ड लेबर जो है, उनकी जो कॉम्पिटिशन है, चाइना के साथ है। आज हमारी स्किल्ड लेबर या अनस्किल्ड लेबर उस लेवल तक काम नहीं करती है, जितना चाइना करती है। यस। देखिए, कुछ जगह के ऊपर हम अभी वर्ल्ड क्लास हो रहे हैं और मैं एक एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगा कि ये जो अमेज़न वगैरह जो लोग हैं, 10 मिनट में कोई डिलीवरी कर देता है, वो देखिए लोग कैसे भागते हैं, किस प्रकार से काम करते हैं। उनके लिए ना कोई संडे होता है, ना मंडे होता है, वो 24 घंटा काम करते हैं। तो उन्होंने जो एफिशिएंसी इस कंपनियों ने की है, अभी आप मुझे ओला है, उबेर है, अमेज़न है, मैं उनका मतलब एक प्रेज़ ये करूँगा जो चीज़ें वो बेच रहे हैं, वो इंडियन हैं। जो चीज़ें खरीद रहे हैं, वो इंडियंस हैं। जो चीज़ें ले जाते हैं, वो इंडियंस हैं। इन्होंने केवल एक ऐप तैयार किया है, एक सप्लाई चेन तैयार की है, जिससे वो कम से कम समय में एक स्केल ऑफ इकोनॉमी करके हमारी चीज़ों को, हमारे लोगों को ही बेचते हैं। तो यस। हमारा अमेज़न, हमारा उबेर, हमारा ओला, हमारे ये जो कंपनीज़ हैं, इस प्रकार के अगर मॉडल्स हम शुरू कर सकते हैं, तो हमारे लिए इसका काफ़ी सारा फ़ायदा होगा, जो करने की कोशिश तो जारी है। लेकिन जिसे पंतप्रधान स्टार्टअप बोलते हैं, जिसमें अभी जैसे ड्रोन के अंदर हमने काफ़ी सारी प्रगति की है, मिसाइल्स के अंदर हमारा एक सक्सेस स्टोरी रहा हुआ है। समझ लीजिए कि ऑटोमोबाइल, ये हमारा एक सक्सेस स्टोरी रहा हुआ है। लेकिन और काफ़ी सारी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, जिसके साथ जिसमें हमने वर्ल्ड लेवल के ऊपर जाने में बहुत कोशिश करने की ज़रूरत है। हमारी डायरेक्शन सही है, लेकिन हमें जिस मेहनत के साथ काम करना चाहिए, जो फ़ोकस रह के काम करना चाहिए, वो एक करना चाहिए। और उसमें एक चीज़ और ये है कि आज डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ लोग उनको काफ़ी सारी गाली देते हैं कि उन ये ठीक नहीं कर रहे हैं, वो ठीक नहीं कर रहे वगैरह, और आपने मीडिया में सुना होगा कि वो हर रोज़ किस प्रकार की बातचीत करते हैं। लेकिन यस। मेरा कहना थोड़ा-सा अलग है। मेरा कहना यह है कि डोनाल्ड ट्रंप हमारे देश को ग्रेट बनाना चाहते हैं। मेक इंडिया ग्रेट अगेन। अमेरिका को ग्रेट नहीं बना रहे, वो इंडिया को ग्रेट बना रहे, क्योंकि उन्होंने अभी H-1B वीज़ा रोका है, उन्होंने हमारे स्टूडेंट्स को रोका हुआ है, उन्होंने ये जो हमारे काफ़ी सारे होशियार लोग थे, उनको वो आगे आने नहीं दे रहे, ग्रीन कार्ड हो या ये हो। तो ये काफ़ी सारे हमारा जो क्रीम था, जो आईआईटी में ट्रेन इंडियन। होता था, आईआईएम में ट्रेन होता था। आईआईटी की डिग्री आपकी हो गई, तो नेक्स्ट फ्लाइट पकड़ के ये अमेरिका में भाग जाते थे। और उनकी ये ब्रिलियंस थी, जिससे अमेरिका ग्रेट बना है। मतलब खैर इंडियंस नहीं थे, उसमें और भी कम्युनिटीज़ है, कुछ चाइनीज़ है, कुछ ये, बट इंडियंस का कंट्रीब्यूशन अमेरिका को ग्रेट बनाने में काफ़ी बहुत। बड़ा है। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये जो लोग अभी वापस आ रहे हैं, कुछ लोग वापस आ रहे हैं, ठीक है? क्योंकि वो अभी उनको पता है कि अमेरिका में क्या हाल चल रहा है, अमेरिका कितना डिसरप्टिव हो गया। तो इनको हमने अंदर लेना चाहिए। क्या समझ लीजिए कि सेमीकंडक्टर में जिसने अमेरिका में 20 साल काम किया है, ऑब्वियसली कैपेबिलिटी तो होगी, तो उसे हमने सेटल होने में मदद करनी चाहिए। इंडस्ट्री को बोलना चाहिए कि भाई इनको लो, ठीक है ना? तो क्योंकि ये सब ब्रेनी लोग हैं, अच्छे लोग हैं, जिनका एक्सपीरियंस अच्छा है, जिन्होंने हाईएस्ट लेवल पे काम किया है। ये यस। जो ब्रेन गेन अभी हो रहा है, इसके हम अच्छी तरह से क्या बोलते हैं वेलकम ना करें, तो ये गलती हमारी है। बीच में अभी मैंने ये एक बात सुनी थी कि रिसर्च के लिए, रिसर्च हाँ जो जी। होता है, इसमें अमेरिका को सबसे दुनिया का सबसे ज़्यादा रिसर्च करने वाला देश माना जाता था, क्योंकि विद्यार्थी जो है वहाँ पे लोग काफ़ी रिसर्च करते थे। और अभी अमेरिका में जो प्रॉब्लम्स हो रही है, ये आपको पता है। तो अभी ये जो रिसर्चर्स अमेरिका छोड़ के भाग रहे हैं, तो उनको वेलकम कौन कर रहा है? उनको वेलकम कर रहा है चाइना। हाँ, और इस यस। साल की बात है कि ऐसे माना जाता है कि रिसर्च पेपर्स, जो ओरिजिनल रिसर्च पेपर्स है, ये ज़्यादा चाइना से निकले हैं
एज़ कंपेयर्ड टू अमेरिका कि जो कि एक उनकी चाइना की बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं यहाँ पे चाइना की प्रेज़ करने के लिए नहीं बैठा हूँ, ना यहाँ पे मैं बैठा हूँ अमेरिका की प्रेज़ करने के लिए। मैं चाहता हूँ कि इस प्रकार के जो ब्राइट स्टूडेंट्स हैं दुनिया के, हमारे स्टूडेंट्स वहाँ पे क्यों भाग के जाते थे? क्योंकि वो सोचते थे कि वहाँ पे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बहुत था, क वहाँ पे कॉम्पिटिशन मतलब वो बहुत कुछ सीख सकते थे और उनका जो टैलेंट है, उसकी कीमत दुनिया कर सकती थी। तो ये जो टैलेंट अभी जो वापस आ रहा है, इसे हमने इंडिया में इस तरह से मदद करनी चाहिए, ताकि वो अमेरिका को भूल जाए और उनकी ब्रिलियंस, उनका हार्ड वर्क, उनका टेक्नोलॉजिकल नॉलेज ये हमारे देश को प्रगतिशील देश बनाने में बहुत तरह से मदद करे। तो ये होना चाहिए, आशा करता हूँ कि ये हो जाए, जिससे ये दुनिया के ब्रिलियंट स्टूडेंट्स अमेरिका में जाने के बदले, चाइना में जाने के बदले, वो हाँ, हमारे देश में क्यों नहीं आ सकते? हमने केवल केवल अफ्रीकन्स और कुछ एशिया के जो गरीब देश हैं, उनके स्टूडेंट्स को ही क्यों लेना चाहिए? क्योंकि ये हुँ, ब्रिलियंट अगर यहाँ आते हैं, बिकॉज़ यहाँ पे मेरिटोक्रेसी है, तो शायद हमारी जो रिसर्च की स्पीड है, ये बढ़ सकती है। कुछ हद तक ये बढ़ रही है, जो जीसीसी वगैरह है, इसमें काम अच्छा हो रहा है। लेकिन हमारी स्पीड एब्सॉर्प्शन करने की टेक्नोलॉजिकल ब्रिलियंस को ये चाइना से ज़्यादा तेज़ होनी चाहिए। वर्षा जी। यस सर। तो हम सर आशा करते हैं कि इस तर जिस तरह से आपने बताया वो भारत सरकार जो है वो उसको इम्प्लीमेंट करे और भारत सही में 2047 में एक विकसित देश बन पाए। सर ब्रिगेडियर हेमंत महाजन सर का जो बुक है ऑपरेशन सिंदूर उसके लिए भी मैं दर्शकों को कहना चाहूंगी कि वो जरूर खरीदिए। जिस तरह का विश्लेषण उन्होंने किया है वो पढ़ने लायक है, समझने लायक है। सर हम आपको बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि आपने हमको समय दिया और हमारे साथ जुड़े बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर आपने हमारे साथ चर्चा की। जाने से पहले सभी दर्शकों को हम कहेंगे कि हमारा ये वीडियो जरूर देखिए, शेयर करिए, कमेंट्स लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। सर धन्यवाद वंस अगेन। जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद। जय हिंद।